हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल के एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ के गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च किया था नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बराबर ना। और इट इज़ द फर्स्ट इंडेक्स दैट एम्स टू ट्रैक द एफर्ट्स विच इज़ मेड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर। ये जो इंडेक्स है जो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पहला ऐसा इंडेक्स है जो स्टेट्स का आकलन करता है कि भाई उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर और एनर्जी सेक्टर के अंदर क्या क्या काम किया है, बराबर ना। ओके, द पैरामीटर्स ऑफ द इंडेक्स हैव बीन डिवाइज्ड कीपिंग इन माइंड इंडियाज गोल्स फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, बराबर ना। ओके, स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इंडेक्स लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है स्टेट्स को रैंकिंग प्रोवाइड करना बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स द इम्प्रूविंग द एनर्जी एक्सेस, एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेफ गार्डिंग द एनवायरनमेंट। कि स्टेट्स ने क्या क्या एफर्ट्स डाले हैं एनर्जी को एफिशिएंट बनाने के लिए, उनके ऊपर से स्टेट्स को रैंकिंग प्रोवाइड करना। सेकेंड, हेल्पिंग ड्राइविंग द एजेंडा ऑफ द अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एफिशिएंट एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एट द स्टेट लेवल, राइट। तो ये जो इंडेक्स होगा, बराबर ना, वो एक रेफरेंस बुक की तरह पे काम करेगा कि स्टेट्स को पता चलेगा कि भाई कौन सा स्टेट कैसा काम कर रहा है, सिंपल, बराबर ना, राइट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हेल्पिंग ड्राइव द एजेंडा ऑफ द अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एफिशिएंट एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एट द स्टेट लेवल। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है encouraging the healthy competition among the states on the different dimensions of energy and climate, बराबर ना। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव की वजह से ये इंडेक्स लॉन्च किया जाता है। ओके, कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रख के ये इंडेक्स लॉन्च किया जाता है? तो 6 पैरामीटर्स को ध्यान में रख के इंडेक्स लॉन्च किया जाता है। कौन कौन से? तो स्टेट्स के अंदर जो डिस्कॉम्स है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द एनर्जी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव स्टेट्स किस तरीके से लिए हैं, एनर्जी एफिशिएंसी कितनी प्रवर्तमान है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर स्टेट कितना काम कर रहा है, और स्टेट्स ने कितने नए इनिशिएटिव्स लिए हैं एनर्जी को एफिशिएंट बनाने के लिए और क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये 6 पैरामीटर के ऊपर स्टेट्स का आकलन किया जाता है इस इंडेक्स को प्रिपेयर करने के लिए, बराबर ना। ओके, और यहाँ पे इस इंडेक्स के अंदर स्टेट्स को 3 ग्रुप के अंदर कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से 3 ग्रुप के अंदर? फ्रंट रनर, अचीवर और एस्पिरेंट कैटेगरी के अंदर, राइट। और यहाँ पे टॉप परफॉर्मर कौन बने हैं? तो गुजरात, केरला एंड पंजाब हैव बीन एडजस्टेड एज द टॉप 3 परफॉर्मर स्टेट्स इन द नीति आयोग दिस इंडेक्स, बराबर ना। तो नीति आयोग के द्वारा जो इंडेक्स लॉन्च किया गया है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, उसके अंदर टॉप परफॉर्मर कौन बना है? गुजरात बना है। इसके लिए हमने इस न्यूज़ को कवर किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बराबर ना, राइट। ये तो हमने बड़े स्टेट्स की बात करी। अगर मैं बात करूँ टॉप 3 परफॉर्मर्स अमंग द स्मॉलर स्टेट्स, बराबर ना, तो उसमें सबसे टॉप पे कौन है? गोवा है। जैसे हमने देखा कि इस इंडेक्स के अंदर स्टेट्स को 3 कैटेगरी में डाला गया है, बराबर ना, राइट। तो कौन कौन से? फ्रंट रनर, अचीवर और एस्पिरेंट कैटेगरी। और जितने भी स्टेट्स का यहाँ पे हमारे देश में 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है, उसमें से टॉप के जो 1/3 है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं, मिडल के जो 1/3 है वो अचीवर कैटेगरी के अंदर आते हैं, और जो लोएस्ट 1/3 है वो एस्पिरेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं, बराबर ना, राइट। अगर मैं इंडिया के क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स के बारे में बात करूं, इंडिया ने क्या क्या गोल्स रखे हैं, तो पीएम मोदी जी ने जब COP26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 नंबर का ग्लासगो के अंदर, तब इंडिया के कुछ कमिटमेंट्स वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किए थे, जिनको हम पंचामृत के नाम से जानते हैं। मतलब वहाँ पे हमने 5 गोल सेट किए थे। कौन कौन से 5 गोल? कि इंडिया विल रीच इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। 2030 तक, बराबर ना, इंडिया के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसमें से 500 गीगावाट
किसके माध्यम से जनरेट हुआ होगा? नॉन फॉसिल फ्यूल से। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब जो कार्बन एमिशन क्रिएट नहीं करता। इंडिया विल मीट इट्स 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, कि 2030 तक जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी उसमें से 50% हम किसके माध्यम से पूरी करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। ये हमारा दूसरा गोल है। तीसरा गोल क्या है कि इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030। 2030 तक इंडिया कार्बन एमिशन कितना कम कर देगा? 1 बिलियन टन से कम करेगा। ये हमारा तीसरा गोल है। चौथा गोल, इंडिया विल बी रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45%। इंडिया की इकोनॉमी में से उसका जो कार्बन इंटेंसिटी है, बराबर, जो भी हमारी इकोनॉमी है, अभी इकोनॉमी क्यों डेवलप होती है? इंडस्ट्री से, और वो इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं ना, वो कार्बन से जुड़ी हुई है, कार्बन एमिशन से जुड़ी हुई है, बराबर ना। तो इंडिया ने टारगेट रखा है कि जो हमारी इकोनॉमी है, बराबर ना, उसमें कार्बन इंटेंसिटी 45% से कम हो जाएगी। कब तक? 2030 तक। और इंडिया ने टारगेट रखा है नेट ज़ीरो अचीव करने का। कब तक रखा है? 2070 तक। नेट ज़ीरो का मतलब क्या होता है? जितना हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं उतना ही हम कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, बराबर ना। कब तक करेंगे? 2070 तक, बराबर ना। तो इंडिया के ये पंचामृत टारगेट आपको ध्यान में रखना है। और ये स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स के अंदर टॉप पे कौन आया है? गुजरात आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स इंडियाज़ एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी के बारे में। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जामनगर इन गुजरात इज टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। गुजरात का जो जामनगर है वो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर द गुजरात पॉइंट ऑफ व्यू। इट फॉर्म्ड अबाउट 24% ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स इन द वैल्यू इन फाइनेंशियल 2023। अगर हम जनवरी तक की बात करें तो जामनगर के द्वारा भारत का जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है बाय वैल्यू, उसमें 24% अकेले जामनगर से हुआ है। सेकंड नंबर पे सूरत इन गुजरात एंड थर्ड नंबर पे मुंबई सब अर्बन इन महाराष्ट्र, बराबर। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में रखना है, राइट। ओके, यहाँ पे मैंने ये जस्ट मैप के माध्यम से जो हमारे एक्सपोर्ट हब्स है, बराबर ना, उसको दिखाया है। ये जो जामनगर है वो गुजरात के अंदर यहाँ पे है, और ये मुंबई सब अर्बन और सूरत भी यहीं पे है गुजरात के अंदर, बराबर ना। तो ये जो हमारे एक्सपोर्ट हब्स हैं वो एक जस्ट एक मैप के अंदर दिखाया गया है, बराबर ना, राइट। अगर हम कमोडिटी की जो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करवाते हैं और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो रही है एक्सपोर्ट, अगर हम उसकी बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहाँ से हो रहा है? जामनगर से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, बराबर ना। जो प्रीसियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी वो कहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है? सूरत से हो रही है। जो स्मार्टफोन से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है वो कहाँ से हो रही है? गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से, बराबर। व्हीकल्स कंचीपुरम तमिलनाडु से। राइस, व्हीट एंड अदर सीरियल्स वो कर्नल हरियाणा से। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कहाँ से हो रहे हैं? मिथाल मलकाजगिरी, बराबर ना, तेलंगाना से, बराबर ना। तो ये हमारे कुछ एक्सपोर्ट हब्स हैं जहाँ से हम कुछ चीज़ें मैक्सिमम मात्रा में एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, बराबर ना, ओके। अगर मैं एक्सपोर्ट सिनेरियो इन इंडिया की अगर बात करूँ, बराबर ना, हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर की अगर बात करूँ तो हमारा जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ गैप बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज इंक्रीज्ड बाय ओवर 39% इन 2022 टू 2023 टू रिकॉर्ड $266 बिलियन। जो हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो कितना हो गया है? $266 बिलियन, जो 39% इंक्रीज हुआ है कंपेरेटिवली लास्ट पीरियड से, बराबर ना। जो लास्ट ईयर कितना था? $191 बिलियन था, बराबर ना, ओके। ये चिंताजनक बाबत है। मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट बनना मतलब इंपोर्ट ज़्यादा होना, एक्सपोर्ट कम होना, बराबर ना, ओके। और अगर हम ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट की बात करें, ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट के अंदर गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा सर्विस सेक्टर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी ऐड किया जाता है। तो हमारा जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है वो $122 बिलियन रहा है, बराबर ना, एज कम्पेयर टू द $83 बिलियन था लास्ट ईयर, बराबर ना, राइट। और ये जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है कंपेयर टू मर्चेंडाइज, वो सपोर्ट किसके द्वारा मिला है?
जो ट्रेड सरप्लस हो रहा है सर्विस सेक्टर के अंदर, हम सर्विस सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं कंपेयर टू इम्पोर्ट, उसका हमको फ़ायदा मिल रहा है ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट के अंदर, बराबर ना। ओके, अगर मैं इंजीनियरिंग गुड्स की बात करूँ तो दे रजिस्टर्ड अ 50% ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट्स, बराबर ना। और वो कितना रहा है, $101 बिलियन इन फाइनेंशियल 2022। ओके, अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अगर बात करूँ तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स वेर बोइड बाय द गवर्नमेंट्स पुश टू मीट द ग्लोबल डिमांड फॉर द फूड अमिड द पेंडेमिक, और इंडिया एक्सपोर्ट्स राइस वर्थ $9.65 बिलियन, द हाईएस्ट अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, बराबर ना। ओके, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हम एक्सपोर्ट किसका करवाते हैं, राइस का करवाते हैं, बराबर ना। टेक्सटाइल एंड अपीयरेंस की अगर बात करें तो इंडियाज टेक्सटाइल एंड अपीयरल एक्सपोर्ट्स स्टूड एट $44 बिलियन, अ 41% इंक्रीज ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस, बराबर ना। और इसका जो जवाबदार है, ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हुआ है इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, बिकॉज हमने एक मित्र पार्क बनाने की घोषणा की है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल पार्क, जहाँ पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर और ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, बराबर ना। ओके, और फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स की अगर बात करें तो इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन बाय वॉल्यूम एंड द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द जेनरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड, बराबर ना। ओके, और इंडिया सप्लाइज ओवर 50% ऑफ अफ्रीका's रिक्वायरमेंट फॉर द जेनरिक्स, अराउंड 40% ऑफ द जेनरिक डिमांड इन द US एंड 25% ऑफ द ऑल मेडिसिन इन द UK, बराबर ना। ओके, तो अगर मैं इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट एरिया की बात करूँ तो इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर हमने अच्छा खासा इंक्रीमेंट किया है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट करवाते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली राइस के बारे में बात करूँ तो, और टेक्सटाइल और अपीयरल सेक्टर में भी हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, और अच्छा बनाने के लिए हमने मित्र पार्क बनाने की बात की है, बराबर ना। ओके, और फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग सेक्टर के अंदर तो हम पहले से ही किंग है, बराबर ना। और अफ्रीका, UK और US के अंदर जो हमारी जेनरिक मेडिसिन है वो बहुत डिमांड में है, बराबर ना। ओके, तो अब आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा। गुजरात पॉइंट ऑफ व्यू से जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करवाता है, बराबर ना। और सेकंड नंबर पे सूरत है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड कि अभी रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया है स्पेस सेक्टर डिज़ाइन लैब फॉर द स्टार्टअप्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। ये संस्था इसरो की ही सब्सिडरी है, जिसको बनाया गया है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को स्पेस सेक्टर के अंदर ऑथोराइज करने के लिए ये इन स्पेस बनाया गया है, बराबर ना। और इसके द्वारा यहाँ पे स्पेस सेक्टर डिज़ाइन लैब बिल्ड की गई है, उसके बारे में ये न्यूज़ है, बराबर ना। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प द स्टार्टअप्स बिल्ड द प्रोटोटाइप्स फास्टर एंड रिड्यूस द रिसर्च कॉस्ट, बराबर ना। तो स्पेस सेक्टर के अंदर अगर कोई स्टार्टअप काम कर रहा है, अगर उसको कोई प्रोटोटाइप, उसके पास कोई आइडिया है, जस्ट उसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देना है, उसका प्रोटोटाइप में कन्वर्जन करना है, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, तो यहाँ पे इस लैब के अंदर वो कर सकते हैं, बराबर ना। किसके द्वारा बनाया गया है, इन स्पेस के द्वारा, बराबर ना, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। और ये जो स्पेस सेक्टर डिज़ाइन लैब है वो कहाँ पे बनाया गया है, अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पे बनाया गया है, अहमदाबाद के अंदर, बराबर ना। ओके, द स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब विच इज़ रन बाय द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर हैज़ एडवांस्ड द एनालिसिस एंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर such as a mission simulation, spacecraft and payload modeling and optimization and ground station and launch vehicle avionics, बराबर ना। तो ये सभी फैसिलिटी उसके अंदर होगी, बराबर ना। अकॉर्डिंग टू द पवन गोयिका जो चेयरमैन है इन स्पेस के, द लैब्स रिसोर्सेज विल बी हेल्प द स्टार्टअप्स टू बिल्ड द प्रोटोटाइप्स विद द फ्यूअर इटरेशंस रिजल्टिंग इन द सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग्स ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बराबर ना। तो ये जो लैब्स के अंदर जो रिसोर्सेज है ना वो स्टार्टअप्स को बहुत मदद करेगी, बराबर ना। ओके, तो ये जो स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब जो अहमदाबाद के अंदर है, उसको अभी जो लॉन्च किया गया है, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा, बराबर ना। और उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि ये रोल बूस्ट करेगा नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ का इन डेवलपिंग कटिंग एज स्पेस टेक्नोलॉजीज़, बराबर ना। तो एक्चुअली अगर आपको पता हो तो हमने जो हमारी करंट अफेयर्स के अंदर
ओके अगर आपको पता हो, हमने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इंडियन स्पेस पॉलिसी के बारे में बात की थी, बराबर ना। इंडियन स्पेस पॉलिसी, ये इंडियन स्पेस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना, ताकि इसरो मैक्सिमम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर पाए, बराबर ना। और इसरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कम हो सकती है, जब तक प्राइवेट कंपनीज स्पेस सेक्टर के अंदर काम नहीं करती, तब तक इसरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, बराबर ना, राइट। तो ये जो इनिशिएटिव है, बराबर, जो इन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब, कि जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज या तो फिर स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, वो रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। तो उसके माध्यम से नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ का पार्टिसिपेशन स्पेस सेक्टर के अंदर इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसा इसरो के चेयरमैन का कहना है, बराबर ना। ओके, और इसरो का टारगेट क्या है, हमने वहाँ पे भी बात की थी कि इसरो का टारगेट, जो अभी इसरो का कंट्रीब्यूशन स्पेस सेक्टर के अंदर, हम दुनिया के अंदर 2% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पेस इकोनॉमी के अंदर। हमारा टारगेट है हम 10% कंट्रीब्यूट करें, बराबर ना। तो ये भी एक वजह है जो ये लैब यहाँ पे लॉन्च की गई है, बराबर ना। ओके, उसके अलावा इन स्पेस ने पहले भी 1 करोड़ रुपया सीड फंड अनाउंस किया था टू असिस्ट द अर्ली स्टेज स्पेस स्टार्टअप्स दैट आर यूज स्पेस टेक्नोलॉजी टू एड्रेस द अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम चैलेंजेस इन द सेक्टर, बराबर ना। ओके, उसके अलावा इन स्पेस के द्वारा पहले भी 1 करोड़ रुपये का सीड फंड असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स को, बराबर ना, दैट यूज स्पेस टेक्नोलॉजी टू एड्रेस द अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम चैलेंजेस इन द सेक्टर, बराबर ना। तो स्पेस सेक्टर के अंदर जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए जो स्पेस सेक्टर की स्टार्टअप्स काम कर रही है, उनको सीड फंड, मतलब इनिशियल लेवल पे 1 करोड़ का फंड इन स्पेस के द्वारा पहले भी अनाउंस किया गया था। और अभी इन स्पेस के द्वारा जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ है वो स्पेस सेक्टर के अंदर काम कर सके, रिसर्च कर सके कॉस्ट इफेक्टिवली, बराबर ना, उसके लिए एक लैब बनाई गई है अहमदाबाद के अंदर, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सौराष्ट्र तमिल संगम प्रोग्राम बिगिंस इन द प्रेजेंस ऑफ द डिग्निटरीज नियर द श्री सोमनाथ टेम्पल। इसके बारे में बात करते हैं कि सौराष्ट्र तमिल संगम प्रोग्राम वॉज इनोग्रेटेड एट द सोमनाथ महादेव इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल, ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख मांडविया एंड अदर डिग्निटरीज, बराबर ना। सबसे पहले कि सौराष्ट्र तमिल समागम प्रोग्राम, बराबर ना, वो कहाँ पे हुआ, सोमनाथ महादेव का जो टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है, वहाँ पे हुआ, बराबर ना। ओके, दिस प्रोग्राम इज highlighting the bond between the Tamil Nadu and Gujarat reflects the cultural diversity and strength of the India. Protecting our culture is an important as a border security, economic security, food security, social security and cyber security. And border security is necessary to protect a nation. Similarly, cultural security is also important to maintain its identity. This historic event is taken place in the holy presence of the Lord सोमनाथ, बराबर ना। ओके, और ये जो प्रोग्राम है जो तमिलनाडु और गुजरात के बॉन्ड को हाईलाइट करता है, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी सपोर्ट कर रहा है, बराबर ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी सपोर्ट कर रहा है। ओके, ओके, ये जो सौराष्ट्र तमिल संगम है, बराबर ना, ओके, ये क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है ये प्रोग्राम, क्योंकि जो ओरिजिनल तमिल पीपल ऑफ सौराष्ट्र हु माइग्रेटेड टू द तमिलनाडु बाय द सी टू सेव देयर रिलीजन एंड कल्चर हैव अगेन विजिटेड देयर नेटिव लैंड इन ऑनर ऑफ द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग लॉर्ड सोमनाथ, बराबर ना। एक्चुअली जो तमिल पीपल ऑफ सौराष्ट्र थे, बराबर ना, जो तमिलनाडु में माइग्रेट हो चुके थे टू सेव देयर रिलीजन एंड कल्चर, वो वापस से जब ये ज्योतिर्लिंग बना लॉर्ड सोमनाथ, बराबर ना, राइट, सोमनाथ महादेव बना, तो वापस से वो वहाँ पे उन्होंने अपना घर बसाया, बराबर ना। ओके,
तो इसके लिए सौराष्ट्र तमिल संगम प्रोग्राम यहाँ पे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, बराबर ना। ओके, सोमनाथ टेम्पल के अंदर, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा। जस्ट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में क्या रखना है कि भाई सौराष्ट्र तमिल संगम प्रोग्राम कहाँ पे हुआ, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, बराबर ना। ओके, और कौन से दो राज्य के बीच में ये एक मित्रता दिखा रहा है, बराबर ना, एक भाईचारा दिखा रहा है, गुजरात और तमिलनाडु, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सीएम ने लॉन्च किया इंडिया हैंडमेड एंड ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर द आर्टिजियन वेवर्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड एक न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी इन 2019 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अंडर विच टेक्सटाइल यूनिट्स आर गिवन इंसेंटिव असिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंशियल अमाउंट फॉर द एडोप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। गुजरात गवर्नमेंट ने एक न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी लॉन्च की थी 2019 के अंदर। इसके अंदर जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करवाता है तो उसको इंसेंटिव दिया जाता है। सीएम ऑल्सो लॉन्च इंडिया हैंडमेड.com, एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर द आर्टिजन वेवर्स ऑन द ओकेजन इन द प्रेजेंस ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट श्रीमती दर्शना जरदोश, बराबर ना। तो यही मौके के ऊपर, बराबर ना, सीएम ने लॉन्च किया इंडिया हैंडमेड.com, एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बराबर ना, जहाँ पे आर्टिजन और वीवर्स अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, बराबर ना। ओके, तो गुजरात हैज़ ऑलवेज गिवन इंपोर्टेंस टू द टेक्सटाइल सेक्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ द पीएम मोदी। गुजरात गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट टेक्सटाइल पॉलिसी 2012, बराबर ना, अंडर विच अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ₹35,000 crore हैज़ कम इन द टेक्सटाइल सेक्टर एंड मोर देन 2.5 लाख जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, बराबर ना। ओके, और अंडर द न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी 100% स्टैम्प ड्यूटी इज रिटर्न टू द डेवलपर फॉर सेटिंग अप द टेक्सटाइल पार्क, बराबर ना। ओके, यहाँ पे ये जो हमारा नया टेक्सटाइल पॉलिसी 2019 गुजरात गवर्नमेंट का, उसके अंदर अगर कोई टेक्सटाइल पार्क को एस्टेब्लिश करना चाहता है और उसके लिए वो लैंड परचेस करता है और उस लैंड के लिए वो स्टैम्प ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो 100% वापस दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यही चीज़ इंकरेज करती है टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलप होने के लिए, बराबर ना। ओके, तो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जहाँ पे जो वेवियर्स है बट जो आर्टिजियंस है वो अपनी चीज़ों को बेच सकेंगे, सिंपल, बराबर ना। ओके, और नेशनल लेवल पे भी अभी पीएम मोदी ने अनाउंस किया था द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क इन वेरियस स्टेट्स, और उसमें से एक स्टेट गुजरात भी है, बराबर ना, जो गुजरात के साउथ एरिया के अंदर ये पार्क एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि वहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट हो सके, बराबर ना। ओके, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द सेकंड ओनली टू एग्रीकल्चर इन क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। अगर हम आपको पूछा जाए कि भाई हमारे देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब कौन सा सेक्टर में है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसके बाद कौन सा सेक्टर में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है, बराबर ना। इसके लिए भी टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है, बराबर ना। ओके, ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, न्यूज़ के अंदर क्या था कि अभी रिसेंटली सीएम ने लॉन्च किया है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हेल्प करेगा आर्टिजन और वेवर को, बराबर ना। ओके, और हमारी जो नई टेक्सटाइल पॉलिसी है उसके बेनिफिट्स क्या है, बराबर ना, वो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, हमारे पीएम मोदी के द्वारा एक प्रोग्राम को एड्रेस किया गया मार्किंग द 20 ईयर्स ऑफ द स्वागत इनिशिएटिव, इसके बारे में बात करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक प्रोग्राम को एड्रेस किया था मार्किंग 20 ईयर्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवियंस बाय द एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। स्वागत इनिशिएटिव गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था, बराबर ना, और उसके 20 साल कंप्लीट हुए हैं। स्वागत का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवियंसेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर कोई सिटीज़न को गवर्नमेंट के कोई सर्विस के खिलाफ कोई ग्रीवियंस है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन को प्रोवाइड भेज सकता है सरकार की तरफ, बराबर ना। ओके, तो गुजरात गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग द स्वागत
सप्ताह ऑन द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द 20 ईयर्स ऑफ द स्वागत। तो गुजरात गवर्नमेंट ये सक्सेसफुल कंप्लीशन हुए 20 साल के, इसके लिए स्वागत सप्ताह को सेलिब्रेट कर रहा है, बराबर ना। ओके, स्वागत इनिशिएटिव इज द एफर्ट एंड डेडिकेशन ऑफ द सिटीजन्स दैट मेक स्वागत इनिशिएटिव अ ग्रैंड सक्सेस एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड एंड एनीवन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन दिस डायरेक्शन। ये पीएम बोल रहे हैं एक्चुअली, बराबर ना। ओके, द आइडिया बिहाइंड द स्वागत इनिशिएटिव वॉज टू वेलकम द व्यूज ऑफ द कॉमन सिटीजन्स इन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, बी इट इन द लेजिस्लेशन और द सॉल्यूशंस। स्वागत प्रमोट्स द ईज ऑफ द लिविंग एंड रीच ऑफ द गवर्नेंस, बराबर ना। तो स्वागत इनिशिएटिव क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि जो सिटीजन्स है, बराबर ना, जो सरकार जो डिसीजंस लेती है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके, सिंपल, बराबर ना, अपने व्यूज़ को रख सके, ये व्यूज़ को एज अ सॉल्यूशन भी लिया जा सकता है, बराबर ना। ओके, पीएम के द्वारा ये भी बोला गया कि स्वागत ड्रॉ अ लॉट ऑफ द प्रेज फ्रॉम द यूएन एंड वॉज ऑल्सो कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर द पब्लिक सर्विस। स्वागत इनिशिएटिव को जब इसको लॉन्च किया गया था तब यूएन के द्वारा उसको प्रेस भी किया गया था और उसको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड भी दिया गया था यूएन के द्वारा फॉर द पब्लिक सर्विस। और पीएम पॉइंटेड आउट दैट गुजरात रिसीव्ड द गोल्ड अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ई गवर्नेंस ओइंग टू द स्वागत इन 2011। तो ऐसे स्वागत इनिशिएटिव के 20 साल कंप्लीट हुए, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ के अंदर है, बराबर ना। ओके, आपको उसके ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए और वो किसके लिए लॉन्च हुआ था, उसका काम क्या है वो पता होना चाहिए, बराबर ना। ओके, स्वागत prepared a practical system. The first system of the public hearings under the स्वागत were created at the block and तहसील लेवल। पहले जो ये स्वागत सिस्टम था वो ब्लॉक और तहसील लेवल पे था, बराबर, मतलब ब्लॉक और तहसील लेवल पे अगर किसी को कोई कंप्लेंट करनी है या तो फिर कोई सुझाव देना है तो वो यहाँ पे इस पोर्टल के ऊपर दे सकता है। आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, बराबर ना, एंड एट द स्टेट लेवल द प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज ओन शोल्डर्स, बराबर ना। ओके, तो जब पीएम मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तब ये स्वागत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। सबसे पहले ब्लॉक और तहसील लेवल पे था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके बाद फिर स्टेट लेवल पे आया, बराबर ना। ओके, many states are working on this type of the system, बराबर ना। और एट द सेंटर वी हैव ऑल्सो मेड अ सिस्टम कॉल्ड प्रगति। सेंटर के द्वारा भी एक सिस्टम लॉन्च किया गया है कि अगर किसी के कोई ग्रेवियंस है तो वो गवर्नमेंट तक पहुंचा सके टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कौन सा इनिशिएटिव है, प्रगति, बराबर ना, जिस तरीके से स्वागत गुजरात का है उस तरीके से, बराबर ना। ओके, मोर देन 43,000 एप्लीकेशंस वेर रिसीव ड्यूरिंग द स्वागत सप्ताह एट द स्टेट, district, taluka and village level. Out of these, over 90%, that is more than 40,000 applicants were successfully solved, बराबर ना। ओके, और ये जो स्वागत ऑनलाइन प्रोग्राम हैज़ बीन कन्फर्ड विद द वेरियस अवार्ड्स ओवर द ईयर्स इंक्लूडिंग द यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड इन 2010 फॉर इम्प्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिवनेस इन द पब्लिक सर्विस, बराबर ना। तो ये इनिशिएटिव को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अगर हम यूएन का जो पब्लिक सर्विस अवार्ड है 2010 का उसको भी काउंट कर लें, बराबर ना, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो गोल्ड अवार्ड मिला था वो उसको भी काउंट कर ले 2011 के अंदर, बराबर। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सारे स्टेट्स ने उसको कॉपी भी किया है और सेंटर का भी एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका नाम है प्रगति, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि G20 की अभी सेकंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई टू बी हेल्ड इन द गांधीनगर, बराबर ना। ओके, इसके बारे में बात करते हैं कि अप्रैल की शुरुआत के अंदर G20 की सेकेंड मीटिंग किसकी, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई गांधीनगर के अंदर, बराबर ना। और आपको पता ही है कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, बराबर, 2023 की 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक, बराबर ना। और इस बीच हम बहुत सारी मीटिंग्स को होस्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, और उसमें से ये जो क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी की जो वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो गांधीनगर की हुई। अभी देखो यहाँ पे वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के अंदर एक्चुअली एक पाथ तैयार किया जाता है कि भाई जब एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की मीटिंग होगी G20 कंट्रीज़ की तब हम क्या क्या हमको मुद्दे रखने हैं। तो ये सब मुद्दे के ऊपर डिस्कशन कहाँ पे किया जाता है, ये वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के अंदर। यहाँ पे मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग नहीं होती, यहाँ पे जस्ट डेलीगेट लेवल पे होती है, बराबर ना।
G20 कंट्रीज़ की जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, बराबर ना, जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करती है वो मिनिस्ट्री है, उसके कुछ कुछ डेलीगेट्स यहाँ पे आते हैं, बराबर ना, कुछ मुद्दे को डिसाइड करते हैं, फिर वो मुद्दे जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की जो मीटिंग होती है फाइनली, बराबर ना, उसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं, बराबर ना। ओके, तो ये G20 की सेकेंड एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गांधीनगर के अंदर हुई, बराबर ना। क्यों हुई? With a side event on the water resources management, wherein presentations on the best practices in the water resources management by the G20 member countries will takes place, बराबर ना। तो इस मीटिंग के अंदर G20 कंट्रीज़ के अंदर जो भी कंट्रीज़ के अंदर सबसे अच्छा वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस किया जाता है उसका प्रेजेंटेशन होगा और बाकी कंट्रीज़ को ये बताया जाएगा, जस्ट सिंपल, बराबर ना। ओके, उसके बाद जो कुछ साइट विजिट भी होने वाली है गांधीनगर के आसपास, और उसमें से एक है अडालज वाव को भी विजिट किया जाएगा, विच डेमोन्स्ट्रेट द एंशियंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडिया। उसके बाद अडालज वाव के बाद दिस विल बी फॉलोड बाय द साइट विजिट टू द साबरमती साइफोन एंड एस्केप ऑन द नर्मदा मेन कैनाल, which demonstrate India's engineering prowess as the Narmada River's waters flow through the huge tunnel built under the bed of the river and continues on the other side, बराबर ना। ओके, और उसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर भी जाया जाएगा, बराबर ना, टू विटनेस द वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक द यूज ऑफ द ट्रीटेड वाटर फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू द रिप्लेनिश द रिवर, बराबर ना। तो ये वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गांधीनगर के अंदर होने वाली है, जहाँ पे ऑफिशियल लेवल पे भी कुछ डिस्कशन होगा और कुछ साइट विजिट भी होगी, जहाँ पे G20 के कंट्रीज़ के डेलीगेट्स को जो हमने बेस्ट वाटर प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं वो दिखाया जाएगा, बराबर ना, ताकि वो अपने देश में भी ये सब इम्प्लीमेंट कर सकें, बराबर ना। तो उसमें से एक लोकेशन है कि वो अडालज वाव के अंदर जाएंगे, जहाँ पे हम दिखाएंगे कि भाई हम किस तरीके से एंशियंट वाटर को मैनेजमेंट कर रहे हैं, बराबर ना। ओके, फिर हम विजिट करवाएंगे उनको साबरमती साइफोन एंड एस्केप ऑन द नर्मदा मेन कैनाल, कि भाई हम किस तरीके से हमारी इंजीनियरिंग ने किस तरीके से कर दिखाया है कि जो नर्मदा रिवर का जो पानी है वो एक ह्यूज टनल में से पसार होके नदी के बेड के नीचे से पसार हो रहा है, बराबर ना। ओके, और साबरमती रिवर फ्रंट को भी दिखाया जाएगा टू विटनेस द वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक द यूज़ ऑफ द ट्रीटेड वाटर फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू रिप्लेनिश द वाटर। तो ये कुछ हमारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे, बराबर ना। ओके, और ये जो मीटिंग होगी वो कुछ थीम के ऊपर फोकस करेगी। कौन कौन सी थीम है? कि एक्सेलरेटिंग द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड एनरिचिंग द बायोडाइवर्सिटी, प्रोमोटिंग अ सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी, इंकरेजिंग द रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, राइट। तो ये कुछ थीम के ऊपर ही मीटिंग होगी, बराबर ना, जिसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। ओके, जैसे मैंने आपसे बात की तो इंडिया इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फॉर द 1 ईयर टिल 30 नवंबर 2023। The forum will be bring together the G20 member countries, guest countries और international organizations which is invited by the India, बराबर ना। तो G20 की जो सभी मीटिंग्स के अंदर G20 मेंबर कंट्रीज़ तो हो गई 19 कंट्रीज़ प्लस एक यूरोपियन यूनियन, गेस्ट कंट्रीज़ भी होगी, 8 गेस्ट कंट्री है और 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पार्टिसिपेट करती है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।